गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग क्लास 12 का चौथे भाग यानी मीमांसा एवं विविधता के सिद्धांत के चौथे भाग पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम सभी लोगों ने 3 भाग पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने कुछ छोटी छोटी टॉपिकों पर डिस्कस किया था और हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, यानी ये जान चुके थे कि मेंडल के 7 विपर्यासी लक्षण क्या हैं। आज के टॉपिक में हम ये क्लियर करने वाले हैं कि मेंडल ने आनुवंशिकी के लिए यानी पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों के ट्रांसफर होने की प्रोसेस के लिए अपने कुछ नियम प्रतिपादित किए हैं, जिन्हें हम मेंडल के नियम या प्रभाविता के नियम के रूप में जानते हैं। तो मेंडल का नियम क्या है या प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ हेरिडिटी क्या है, सबसे पहले हम बस यही क्लियर करते हैं कि मेंडल ने कितने नियम प्रतिपादित किए हैं। तो मेंडल ने मुख्य रूप से आनुवंशिकता के लिए, हेरिडिटी के लिए 3 नियम प्रतिपादित किए हैं। उनका पहला नियम, प्रथम नियम प्रभाविता का नियम है, जिसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। दूसरा नियम जिसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं, जिसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। और तृतीय नियम यानी तीसरा नियम उनका है स्वतंत्र अभिवन का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। मेंडल ने, मैंने हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स में क्लियर कर रखा है, आपको अच्छे से समझा रखा है कि मेंडल ने पाइथन सेटाइबम पर मेंडल दादा ने एक बड़ा कार्य किया था और बड़ा कार्य करने के बाद 1864 में ही इन तीनों नियमों को प्रतिपादित किया कि किसी भी जीव का लक्षण एक जनरेशन से अगले जनरेशन तक, जनक से संतत तक कैसे ट्रांसफर होता है, उसके कुछ रूल्स नियम बनाए। उन नियमों के बारे में हम क्लास 12 में डिस्कस करते हैं, जिन्हें हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। नियम को शुरू करने से पहले हमें कुछ बातों पर विशेष ध्यान रखना होगा और पहले उन्हें क्लियर कर लेना आवश्यक है। ध्यान रखें, मैं यहाँ पर आपको अवगत करना चाह रहा हूँ कि बायोलॉजी के अकॉर्डिंग हम कोई टॉपिक रटे ना, जबकि हम उनके एक कॉन्सेप्टों को क्लियर करने समझने का प्रयास करें। इसी की दृष्टि में सबसे पहले जान लेते हैं द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, द लॉ ऑफ द डोमिनेंस इज द टोटली डिपेंड अपॉन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी मेंडल का प्रथम नियम मुख्य रूप से प्रभाविता का नियम, ये मेंडल के एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड करता है। दूसरा और तीसरा नियम यानी द्वितीय नियम पृथक्करण का नियम और तीसरा नियम स्वतंत्र अभिवन का नियम, लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज द टोटली बेस्ड ऑन द डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये मुख्य रूप से द्विसंकर संकरण पर डिपेंड करता है। यानी हमें इन तीनों नियमों को पढ़ने से पहले एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण को जान लेना आवश्यक है। जब हम एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण को 100% क्लियर कर पाएंगे तो हम मेंडल के तीनों नियमों के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। यानी मेंडल का नियम शुरू करने से पहले हमें मुख्य रूप से एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण पर फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक संकर संकरण पर डिस्कस करेंगे। ये जान लेते हैं कि मेंडल का एक संकर संकरण क्या है, फिर हम इसके बाद में एक नियम पढ़ेंगे प्रभाविता का नियम, और फिर इसके बाद में हम जानेंगे कि मेंडल का द्विसंकर संकरण क्या है, फिर हम क्लियर करेंगे पृथक्करण का नियम एवं स्वतंत्र अभिवन का नियम। आइए देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं या एक संकर संकरण क्या है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं, एक संकर संकरण। सबसे पहले मेंडल दादा ने क्या किया, एक संकर संकरण में मटर कुल के पादपों के 2 लक्षणों का चयन किया। एक संकर संकरण में सबसे पहले मेंडल ने एक लक्षण लिया, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर, और एक मटर का लंबा पौधा लिया जिसकी जीन या कारक, वैसे मेंडल ने जीन शब्द का उपयोग नहीं किया था, क्लियर कर देते हैं, मेंडल ने हमेशा कारक का उपयोग किया था। बाद में ये पता चला कि वही कारक जीन कहलाता है। तो मेंडल ने अपने एक संकर संकरण में एक लंबा पौधा लिया और दूसरा पौधा लिया बौना पौधा, यानी वनिता लॉन्ग प्लांट, एक लॉन्ग प्लांट्स को लेकर, और दूसरा पौधा डॉट प्लांट यानी बौने पौधे के साथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया। डॉट प्लांट्स और लॉन्ग प्लांट्स के द्वारा क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराने पर इसकी जीन रखी स्मार्टी। मेंडल ने सबसे पहले 2 अलग अलग प्रकार के पौधे लिए, जिसमें एक पौधा लंबा था और दूसरा पौधा बौना था। हम सभी लोग मटर के पौधे से परिचित हैं और आपने देखा होगा कि जब हम फसलों के रूप में मटर को उगाते हैं तो एक पौधा आकार में बड़ा होता है और दूसरा पौधा आकार में छोटा होता है। मेंडल ने F1 जनरेशन के दौरान जो प्लांट देखा, यानी P1 पीढ़ी के दौरान जो प्लांट देखा, उसका कारक था कैपिटल T, और इसमें से एक गैमेट पृथक किया जिसे कैपिटल T लिया। दूसरा बौने का स्मॉल टी था, जिसमें से एक गैमेट लिया जिसे स्मॉल t लिया।
इन्होंने इन पौधों पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया। यानी मेंडल ने क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि लंबे पुष्पक वाले पादपों के यानी मटर के पौधे का, ठीक है, परागकण चिमटी की सहायता से बौने पुष्प वाले पादपों के वर्तिकाग्र तक ट्रांसफर किया। पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, परागण प्रक्रिया होने के बाद फल का निर्माण हुआ और उस फल के द्वारा सीड को ऑब्टेन किया गया। और जब सीड को क्रॉस फर्टिलाइजेशन से पुनः उत्पन्न करने के बाद उगाया गया, यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होने के बाद F1 जनरेशन ग्रो कराई गई। F1 जनरेशन या प्रथम पीढ़ी में यानी फर्स्ट जनरेशन के दौरान जो मेंडल को प्लांट प्राप्त होते हैं उनकी जीन मेंडल विशेष प्रकार से बताते हैं, जिसे कैपिटल टी स्मॉल टी कहते हैं। यानी मेंडल के अनुसार मेंडल दादा ने ये बताया कि यहाँ पर एक पौधा प्राप्त होता है जिसके जीन, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी है और यह पौधा संकर लंबा है, यानी ये हाइब्रिड लॉन्ग प्लांट है। ठीक है, दिस इज द F1 जनरेशन। एक हाइब्रिड लॉन्ग प्लांट होगा जो F1 जनरेशन में निर्मित हुआ है। इसके बाद मेंडल ने और प्रयोग करना जारी रखा। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी की 4 जीन को पृथक किया, 4 कारकों को पृथक किया और कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन चारों के द्वारा सेल्फ पॉलिनेशन और पुनः क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस द्वारा नई पीढ़ी यानी F2 जनरेशन का अध्ययन किया। मेंडल ने यह देखा कि कैपिटल टी स्मॉल टी के क्रॉस फर्टिलाइजेशन होने पर पहला प्लांट कैपिटल टी, दूसरा प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी और चौथा प्लांट स्मॉल टी प्राप्त होता है। F2 जनरेशन के दौरान जो ये प्लांट प्राप्त होते हैं इनमें कुछ विशिष्ट रेशियो आता है, जिसमें से देखेंगे F2 जनरेशन में एक पौधा शुद्ध लंबा यानी प्योर लॉन्ग, 2 पौधे संकर लंबे यानी हाइब्रिड लॉन्ग और एक पौधा शुद्ध बौना यानी प्योर डार्क प्लांट होता है। दिस इज द रेशियो ऑफ द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, निष्कर्ष क्या है, हम थोड़ा उधर डिस्कस करेंगे, बट पहले एक बार इसको रिवाइज करने के बाद सबसे पहले हम बता देते हैं मेंडल ने अपने प्रयोग में एक संकर संकरण के दौरान एक लंबे पौधे का चयन किया जिसकी जीन या कारक बताया कैपिटल टी और एक बौने पौधे का चयन किया जिसका जीन बताया स्मॉल टी। इन दोनों में जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया तो मेंडल ने कैपिटल टी स्मॉल टी यानी संकर लंबे पौधे प्राप्त किए, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि P1 जनरेशन से F1 जनरेशन में जो पौधे प्राप्त होते हैं उनमें हाइब्रिड कैरेक्टर स्वैप होते हैं। इसके बाद मेंडल ने F1 जनरेशन से F2 जनरेशन के पादपों को, ठीक है, प्रोड्यूस कराया और ये देखा कि उसमें से कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी जीन के पादप प्राप्त होते हैं। पहली जीन में कैपिटल टी जीन का प्लांट प्योर लॉन्ग होता है। 2 जीन के पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी के ये प्योर, ठीक है, लॉन्ग ना होकर हाइब्रिड लॉन्ग होते हैं और तीसरे प्लांट जो होते हैं ये प्योर डार्क होते हैं, जिनका रेशियो आता है जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1 आता है, यानी एक शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबे और एक शुद्ध बौना पौधा होता है। जबकि फिनोटिपिक रेशियो आता है 3:1 यानी 3 पौधे, ठीक है, लंबे जबकि एक पौधा बौना आता है। अब यहाँ पर मेंडल का निष्कर्ष क्या है वो आप ध्यान से सुनेंगे। मेंडल ने ये देखा, क्लियर, कैन कंसंट्रेट नाउ, समझने का प्रयास करें। मेंडल ने ये देखा कि कैपिटल टी स्मॉल टी इन दोनों जीन को, कारक को जब एक साथ सम्मिलित करा के नया जनरेशन उत्पन्न कराया जाता है तो मटर का पौधा लंबा हो जाता है और वह हाइब्रिड लॉन्ग होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 2 पीढ़ियों की जीन अगली पीढ़ी में जाकर मिश्रित लक्षण को यहाँ पर दिखा रही है, प्रदर्शित कर रही है। इसके बाद मेंडल ने प्रथम पीढ़ी से जब द्वितीय पीढ़ी के पादप प्राप्त किए तो 3 पौधे तो लंबे हैं, बिकॉज प्रथम पीढ़ी से P1 पीढ़ी से प्रथम पीढ़ी तक जो प्लांट आया वह लंबा था, जबकि स्मॉल टी बौने पौधे का कोई कैरेक्टर स्वैप नहीं हो रहा था। द्वितीय पीढ़ी में जाने के बाद मेंडल ने यह देखा कि एक पौधे शुद्ध लंबे, 2 पौधे संकर लंबे, लेकिन एक पौधा शुद्ध बौना कैसे हो जाता है। इसका मतलब यह प्रदर्शित हो रहा है कि कोई ना कोई जीन या कारक एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाने के दौरान कहीं ना कहीं शो अप नहीं हुई थी, वह इकट्ठी रह गई थी, जो अगली पीढ़ी में जाकर अपने लक्षणों को प्रदर्शित कर दे रही है। मेंडल की इस बातों को, यानी मेंडल के द्वारा किए गए इस प्रयोग में यही निष्कर्ष मेंडल को विचलित कराता है और फिर मेंडल ने और ज्यादा निष्कर्ष निकालने का प्रयास करना शुरू कर दिया।
सबसे पहले एक बार पूरा रिवीजन करते हैं। कैपिटल टी, स्मॉल टी, देन क्रॉस फर्टिलाइजेशन, देन फर्स्ट जनरेशन प्लांट्स ऑब्टेन कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज द हाइब्रिड लॉन्ग प्लांट, देन द ठीक है सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट्स कैन ऑब्टेन, वन इज द कैपिटल टी, दिस इज द प्योर लॉन्ग प्लांट, टू इज द कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज द ठीक है द हाइब्रिड लॉन्ग प्लांट, एंड वन इज द स्मॉल टी, दिस इज द प्योर डार्क प्लांट। इसका निष्कर्ष क्या है वो देख लेते हैं। मेंडल ने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर कोई जीन या कारक, ठीक है, मान लेते हैं कोई जीन या कारक प्रथम पीढ़ी में है, और ध्यान से समझेंगे, प्रथम पीढ़ी का जीन या कारक, ठीक है, ऐसे कारक शब्द की जगह जीन की जगह कारक शब्द का उपयोग करें, क्योंकि मेंडल ने कारक का उपयोग किया था। प्रथम पीढ़ी का कारक मुख्य रूप से द्वितीय पीढ़ी में लक्षण उत्पन्न करता है, परंतु लक्षण उत्पन्न करता है परंतु पूर्णतया नहीं। जब वह संकर होता है। निष्कर्ष ये था कि प्रथम पीढ़ी से द्वितीय पीढ़ी के दौरान जाने वाला लक्षण पूर्णतया शुद्ध नहीं होता है जब वह हाइब्रिड होता है। यहां पर इन्होंने अपना पहला नियम बनाया और जिसे प्रभाविता का नियम कहते हैं, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंट। हम यहां पर समझ लेते हैं प्रभाविता का नियम क्या है। क्लियर? प्रभाविता का नियम ये कहता है कि देखिए ध्यान से सुनेंगे, जब किसी जीव का लक्षण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा हो, इस दौरान अगर जीन या कारक समयुग्मजीय होता है, लाइक यहाँ कैपिटल टी होता, तो उस दौरान लक्षण बिल्कुल शुद्ध और प्योर होता है, जिसमें दोनों जीन के लक्षण दिखाई देते हैं। मैं दोहरा रहा हूं, दोबारा सुनेंगे। जब किसी जीव में एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लक्षण ट्रांसफर हो रहा हो और उनकी दोनों जीन बिल्कुल प्योर होती है, शुद्ध होती है, तो दोनों जीन का लक्षण दिखाई देता है और डोमिनेंट रूप में अपने लक्षणों को प्रभावी रूप में प्रदर्शित कर पाती है। लेकिन इन केस अगर कोई एक जीन, ठीक है, अपने लक्षण को प्रदर्शित ना करे, एक जीन का लक्षण दिखाई दे, मतलब जब दो पीढ़ियों का लक्षण अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा होता है और जीन विषम युग्मजीय हो जाती है, हेटेरोजाइगस हो जाती है, तो केवल एक जीन का लक्षण दिखाई देता है, जबकि दूसरे जीन का लक्षण दिखाई नहीं देता है। जिस जीन का लक्षण दिखाई देता है वह प्रभावी जीन होती है, जबकि जिस जीन का लक्षण नहीं दिखाई देता है वह अप्रभावी जीन होती है। दिस इज द लॉ ऑफ द डोमिनेंट। प्रभाविता का नियम ये कहता है, जब किसी जीव में प्रथम पीढ़ी से द्वितीय पीढ़ी में यानी जनक से संतत में लक्षण जा रहा होता है, इस दौरान अगर जीन पूर्णतया शुद्ध है यानी समयुग्मजीय है, तो दोनों जीन का लक्षण दिखाई देता है, वह लक्षण प्योर और शुद्ध होता है। जबकि अगर जीन अलग अलग प्रकार की हो जाती है यानी विषम युग्मजीय हो जाती है, तो केवल एक जीन का लक्षण दिखाई देता है, जबकि दूसरे जीन का लक्षण दिखाई नहीं देता है। जिस जीन का लक्षण दिखाई देता है वह शुद्ध जीन यानी वह कैपिटल प्रभावित जीन होती है, जबकि जिस जीन का लक्षण नहीं दिखाई देता है वह अप्रभावी जीन होती है। एक बात मेंडल ने और बता रखी है कि जब जीन संकर हो जाती है तो उसका लक्षण भी मिश्रित हो जाता है, जो प्योर नहीं रह जाता है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। देखेंगे इसके बारे में। मेंडल ने बताया, जब किसी जनक से संतत में लक्षणों का स्थानांतरण होता है, जनक से संतत में लक्षणों का स्थानांतरण होता है, तो कारक के समयुग्मजीय होने पर, कारक के समयुग्मजीय होने पर
दोनों कारक के लक्षण दिखाई देते हैं, परंतु दोनों कारक के लक्षण दिखाई देते हैं, परंतु अगर कारक विषम युग्मजी हो जाता है तो केवल प्रभावी जीन के लक्षण दिखाई देते हैं। प्रभावी जीन के लक्षण दिखाई देते हैं, परंतु अप्रभावी के लक्षण नहीं दिखाई देते। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, देखेंगे प्रथम पीढ़ी से जब कैपिटल टी स्मॉल टी इन दोनों के कैरेक्टर आते हैं तो प्रथम पीढ़ी P1 पीढ़ी से प्रथम पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी की जीन आती है। लेकिन क्या यहाँ पर स्मॉल टी का कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि कैपिटल टी के कारण ही यह पौधा लॉन्ग है, ना कि बौना पौधा है, ड्वार्फ प्लांट है। इसके दौरान मेंडल ये कहते हैं कि दोबारा सुनने के लास्ट टाइम, जब कोई जीन समयुग्मजी होती है, प्रथम से द्वितीय पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी से जनक से संतत में ट्रांसफर होती है तो दोनों जीन के लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन अगर यह जीन विषम युग्मजी हो जाए तो केवल एक जीन एक कारक का लक्षण दिखाई देता है, जबकि दूसरे जीन या दूसरे कारक का लक्षण नहीं दिखाई देता है। ऐसे कंडीशन में एक जीन का लक्षण दिखाई देने के कारण ये बताया कि जीन प्रभावी रूप में कार्य करती है और इसलिए इसे प्रभाविता का नियम बताया। इस प्रकार मेंडल का ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस और प्रथम नियम है, निष्कर्ष भी आपको समझाया जा चुका है। इसके बाद हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से डाइहाइब्रिड क्रॉस पर डिस्कस करेंगे। हम ये समझ सकते हैं कि आपको मेंडल का प्रथम नियम और मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया होगा। आगे के लिए हम सभी लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस पर डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट सूचना हम आपको दे रहे हैं कि आप जो भी टॉपिक में बोर्ड पर समझा रहा हूं, मैं आपको भी पीडीएफ या नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप इन टॉपिकों का नोट्स अवश्य बनाते रहें और हम लगातार ठीक है इन चैप्टरों को क्लियर करते चले जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, गुड नाइट।